कमरों को खुलवाने की मांग उठ रही है, उनमें से कई मकबरे के भूमिगत चैम्बर में बने हैं। ताजमहल के बारे में अगर सबसे विश्वसनीय स्रोत को माना जाए तो वहां कुछ भी नहीं है। मुगल स्थापत्य कला पर लंबा शोध करने वाली और ताजमहल पर भरोसेमंद अध्ययन करने वाली एमा कोच ने अपने शोध के दौरान इन कमरों की तस्वीरें ली थीं। ये कमरे तहखाने का हिस्सा हैं, जिसका इस्तेमाल गर्मियों के महीनों में किया जाता था। स्मारक के नदी की तरफ वाली छत पर कई कमरे कतार में हैं। एमा कोच ने रिवर फ्रंट की तरफ एक कतार में बने 15 कमरे देखे थे। यहाँ एक संकरे गलियारे से पहुंचा जाता है। 7 बड़े कमरे हैं, 6 चौखाने कमरे हैं और 2 अष्टकोणीय कमरे हैं। बड़े कमरे सुंदर मेहराबों के माध्यम से नदी की तरफ खुलते थे। एमा कोच ने जिन कमरों को देखा था, उनमें सफेदी के नीचे रंगीन नक्काशी के अंश थे। यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में एशियन आर्ट्स की प्रोफेसर एमा कोच ने जिक्र किया था, ये एक सुंदर हवादार जगह रही होगी जो मकबरे की यात्रा के दौरान शहंशाह, उनकी औरतों और साथ आए दल को ठंडी जगह मुहैया कराती होगी। अब यहाँ प्राकृतिक रोशनी नहीं पहुंचती है। ऐसे भूमिगत तहखाने मुगल स्थापत्य कला का हिस्सा रहे हैं। पाकिस्तान के लाहौर शहर में एक मुगल किले में नदी की तरफ खुलने वाले इस तरह के कमरों की कई श्रृंखला हैं। शाहजहां आमतौर पर यमुना नदी से नाव के रास्ते ताजमहल पहुंचते थे, घाट पर बनी सीढ़ियों पर उतरते थे और मकबरे में दाखिल होते थे। करीब 20 साल पहले यहां पहुंचने वाली भारतीय संरक्षक अमिता बेग याद करती हैं, मुझे वो खूबसूरत रंग रोगन वाला गलियारा याद है। वो गलियारा एक बड़ी जगह में आकर खुलता था। ये जाहिर तौर पर शहंशाह का रास्ता था। दिल्ली में रहने वाली इतिहासकार राणा सफही आगरा में पली बड़ी हैं। वो उस दौर को याद करती हैं जब 1978 में आई बाढ़ से पहले तक ये कमरे पर्यटकों के लिए खुले हुए थे। वो बताती हैं कि पानी मकबरे में घुस गया था, तहखाने में बने कुछ कमरों में रेत घुस गई थी और दरारें नजर आई थीं। इसके बाद प्रशासन ने आम लोगों के लिए इन कमरों को बंद कर दिया। इनमें कुछ भी नहीं है।